आज वक्ता के रूप में SSUS कालड़ी रीजनल सेंटर तिरूर के आचार्य प्रोफेसर बाबू के विश्वनाथन जी हमारे साथ उपस्थित हैं। आप लगभग 26 साल से अध्यापन के क्षेत्र में कार्यरत हैं। आप एक अनुवाद के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन विषय पर आपके शोध आलेख प्रकाशित हैं और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में एवं कार्यशालाओं में वे सक्रिय रहे। कई पत्र पत्रिकाओं में आपके 25 से ज़्यादा लेख प्रकाशित हैं। आज आपका विषय है गिरमिटिया संदर्भ एवं प्रकृति। सर, आपसे अनुरोध है कि आप अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। आदरणीय मंच और सभा पे उपस्थित आदरणीय विद्वज्जन और मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ आने और आपसे बात करने का वो जो अवसर मुझे दिया गया है, उसके लिए इस संगोष्ठी के आयोजकों के प्रति, विशेष तौर पर डॉक्टर सिंधु जी के प्रति सबसे पहले मैं अपने दिल की भावनाओं को अभिव्यक्त करना चाहता हूँ। वैसे गिरमिटिया एक ऐसा शब्द है जिस बारे में काफ़ी कुछ हमने सुना है, लेकिन अनुभव के स्तर पर इस विषय के संदर्भ में हम बहुत कम जानते हैं। मुझे अच्छी तरह से पता है कि इस संगोष्ठी के दौरान इस विषय के विभिन्न संदर्भों को लेकर बहुत ही खूबसूरत ढंग से विचार विमर्श हुआ होगा। इसलिए इसका जो सामान्य स्वरूप है और इसकी जो सामान्य विशेषताएं हैं, उन पर थोड़ी सी रोशनी बिखेरने का प्रयास करते हुए समकालीन संदर्भ में, मतलब नव औपनिवेशिक संदर्भ में इस विषय की क्या प्रासंगिकता हो सकती है, उस संदर्भ में थोड़ी सी बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वैसे भूख एवं गरीबी की वजह से रोजी रोटी के चक्कर में अपने राज्य एवं राष्ट्र को छोड़ करके दूसरे राष्ट्रों में रहने के लिए या काम करने के लिए जो मजबूर होते गए, सामान्यतः उन्हें हम गिरमिटिया कह सकते हैं। कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि वे पूरी तरह से सत्ता के गुलाम होते हैं। प्रसिद्ध सांस्कृतिक विशेषज्ञ फ्रांस फनन ने कहीं यह रेखांकित किया है कि उपनिवेशन की शिकार होने वाली जनता एक प्रकार की रूपांतरित जनता होती है और इस जनता की सबसे बड़ी खासियत यह रहती है कि वो जनता कभी भी इतिहास की वस्तु नहीं बनती, बल्कि हमेशा वो उसकी गुलाम रह जाती है। लेकिन सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि अपनी इस अवस्था से उस जनता का मेंटल एप्रोप्रिएशन, यानी कि ये जो मानसिक अनुकूलन है, कि वो उस हद तक होने लगता है कि ये अनुकूलन कभी भी उसे अपनी गुलामी के बारे में सोचने नहीं देता। तो गिरमिटिया के संदर्भ में यह कथन पूरी तरह से या 100% सही कहा जा सकता है, क्योंकि मतलब मैं कहना यह चाहूंगा कि पूरी तरह से यह सही है, क्योंकि अपने साथ जो अन्याय होता है या अपने साथ जो अत्याचार होता है उसे समझने और उसके विपक्ष में आवाज बुलंद करने या प्रतिक्रिया प्रकट करने की क्षमता बिल्कुल इस गिरमिटिया में दिखाई नहीं देती। जीवन में जो विडंबनाएं आती है, उन विडंबनाओं को केवल नियति के स्तर पर वो लोग स्वीकार करते हैं और चुपचाप सह लेते हैं। कहा जाए तो 1830 से लेकर के लगभग 1935 तक का वो जो समय है कि वो इस संदर्भ में महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। और इस समय की एक और विशेषता ये कही जा सकती है कि ब्रिटेन उस समय में दुनिया भर का सबसे मजबूत ताकतवर राष्ट्र था और साथ ही साथ सबसे बड़ा उपनिवेश भी। वैसे इसकी आर्थिक उन्नति के विभिन्न स्रोतों में या इसकी आर्थिक उन्नति को बनाए रखने के विभिन्न स्रोतों में चीनी, कपास, गन्ने की ये जो खेती है वो भी शामिल थी। और इसके या इस तरह के बागानों में
मजदूरों से काम करवाने के लिए गुलामी की एक प्रथा भी प्रकारांतर से वहां प्रचलित थी। और उस प्रथा में मजदूरों को या इस प्रथा के तहत मजदूरों को किसी भी चीज की कोई आजादी नहीं दी जाती थी। वैसे पूरी तरह से वो मजदूर गुलाम ही होते थे। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि कई राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कार्यकर्ताओं तथा बुद्धिजीवियों के प्रयास की वजह से सत्ता को गुलाम की ये जो प्रथा है उसे हमेशा के लिए समाप्त करना पड़ता है। तब स्वाभाविक है कि उनके सामने, सत्ता के सामने ये समस्या खड़ी हो गई कि अब इन बागानों का ये जो काम है कि उसको कैसे निपटाया जाए। तो समाधान के रूप में उन्होंने गुलामी की इस प्रथा के स्थान पर एक दूसरी प्रथा को लाने का प्रयास किया और खूबसूरत शब्दों में उन्होंने उस प्रथा को बंधुआ मजदूरी या गिरमिट मजदूरी का नाम दे दिया। लेकिन दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि नाम चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, तात्विक दृष्टि से गुलामी की प्रथा और ये जो गिरमिट मजदूरी की प्रथा, दोनों में ऐसा कोई विशेष अंतर नहीं है। दोनों में शोषण के तत्व समानतः विद्यमान है और समानतः द्रष्टव्य है। और वैसे ये भी साथ में मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये जो गिरमिटिया है, वैसे एक थोड़ा सा अंतर इस संदर्भ में ये परिलक्षित होता है कि ये जो गिरमिटिया मजदूर है कि उनके सामने एक ऐसा एग्रीमेंट रखा गया, लेकिन इस एग्रीमेंट में जो बातें लिखी गई है उसे समझने और उसे अमल में लाने की वैसी कोई दक्षता और वैसी कोई सामर्थ्य इन लोगों में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी। और इसका पूरा का पूरा फायदा उठा लिया गया। मतलब कहने का मतलब ये निकलता है कि बिना उचित वेतन के विपरीत या कठिन स्थितियों में आजीवन उन मजदूरों को काम करना पड़ा और पूरी तरह से चाहने के बावजूद वैसे अपने देश वापस लाने में वो असमर्थ ही बने रहे। तो साथ में यह भी मैं कहना पसंद कर रहा हूं कि अक्सर आदिवासी ये जो शब्द है कि उसके साथ गिरमिटिया को जोड़ा जाता है। वैसे इस संगोष्ठी के मुख्य विषय के रूप में गिरमिटिया और आदिवासी साहित्य संस्कृति कुछ इस तरह से लिखा गया है कि मैं कहना चाहूंगा कि इन दोनों को साथ में रखने का एक कारण यह भी हो सकता है कि भारत से गिरमिटिया के रूप में सबसे पहले ये जो लोग चले गए थे वो झारखंड के आदिवासी ही थे। तो अपनी पूरी परेशानियों और पूरी विडंबनाओं के बावजूद अच्छी तरह से, मतलब वे लोग मेहनत करते रहे और कड़ी मेहनत करते रहे और आर्थिक दृष्टि से उनके जीवन में थोड़ा सा वो जो अंतर आने लगता है तो दूसरे लोग भी उससे प्रभावित होने लगते हैं। यानी कि ये जो गैर आदिवासी लोग हैं वो भी उससे प्रभावित होने लगते हैं और वैसे गिरमिटिया के रूप में दूसरे राष्ट्रों पे जाना वो लोग शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि यूं जाने वाले गैर आदिवासी लोगों की संख्या है कि वो बढ़ती चली जाती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इसी के साथ ही साथ ये जो आदिवासी गिरमिटिया मजदूर है उनके जीवन में खतरे के ये जो बादल है कि वो मंडराने लगता है। कहने का मतलब यह है कि ये जो गैर आदिवासी लोग गिरमिटिया के रूप में वहां चले गए थे, वैसे उन्होंने वहां एक ऐसी भोजपुरी या संस्कृति का प्रचार प्रसार किया था और इस संस्कृति के विकास के साथ ही साथ वहां जाति व्यवस्था भी महत्वपूर्ण बन जाती है। यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र, इस रूप में समाज का ये जो समाज को इस तरह से विभाजित करने की एक ऐसी साजिश भी प्रकार अंदर से उस दौर में इस तरह से होती जा रही है और इसका नकारात्मक प्रभाव
आदिवासी ये जो गिरमिटिया लोग हैं कि उनके जीवन पे किस तरह से पड़ा होगा, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। और इस संदर्भ में मैं विशेष रूप से कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि पता है कि किस तरह से इस जाति व्यवस्था का ये जो प्रभाव है कि वो उनके जीवन पे पड़ा होगा। यानी कि उनको दो तरफा ये जो शोषण है कि उसका शिकार होने पड़ता है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि गिरमिटिया होने की वजह से ये जो सत्ताधारियों की तरफ से उनका शोषण होता है, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि ये जो गैर आदिवासी गिरमिटिया के रूप में काम कर रहे थे, उनकी तरफ से भी उनको ये जो शोषण है कि वो सहना पड़ता है। तो वो शोषण कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अनुमान हम कर सकते हैं। ठीक है कि मैं यह भी साथ में कह रहा हूं कि उपनिवेशन के दौर में, इसमें कोई संदेह ही नहीं कि उपनिवेशन के दौर में ये जो गिरमिटिया ये जो संप्रदाय है कि वो जोरों पकड़ गया था। तो आज हम नव उपनिवेशन के नियो कॉलोनियलाइजेशन का ये जो दौर है उस दौर से गुजर रहे हैं या इसका सामना कर रहे हैं। तो जरा गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि उपनिवेशन और नव उपनिवेशन में कुछ ऐसी समानताएं हमें देखने को मिलती है। नियो कॉलोनियलाइजेशन एंड नियो कॉलोनियलाइजेशन दोनों के बीच में या दोनों में कुछ ऐसी समानताएं हमें देखने को मिलती है। वैसे मैं कहना यह चाहूंगा कि सबसे पहले हमें पता है कि अंग्रेजों ने वैसे डिवाइड एंड रूल एक ऐसी नीति को अपना लिया था, और इसी ढंग से उन्होंने पूरे भारत पे कब्जा करने का प्रयास किया था। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि नियो कॉलोनियलाइजेशन के इस दौर में भी इस तरह से विभाजन की एक नीति काम कर रही है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, भाषा के नाम पर इस तरह की ये जो बातें हैं कि वो समकाल में होती जा रही है, जिनको किसी भी तरह से नकारना असंभव है ना। सर आप देखिएगा धर्म के नाम पर किस तरह से ये जो विभाजन होता है, इसके कई सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। और भाषा के संदर्भ में आपको पता है कि किस तरह से ये जो अंतर है कि वो होता जा रहा है। और लिंग के आधार पर ये जो नीति है कि वो चलती है। तो इसकी शुरुआत कॉलोनियलिज्म के उस दौर में हुई थी, और अंग्रेजों ने सबसे पहले ये शुरू किया था। और इसी तरह से मैं ये कहना चाहूंगा कि अंग्रेजी भाषा का ये जो प्रचार प्रसार है वो कॉलोनियलिज्म के इस दौर में हमें प्राप्त होता है। वैसे उस भाषा के माध्यम से उन्होंने अपनी संस्कृति को यहां फैलाने का प्रयास किया था। उन्होंने ये घोषित कर लिया था, या अप्रत्यक्ष रूप में उन्होंने बराबर ये कहने का प्रयास किया था कि ये जो अंग्रेजी है कि वही सबसे प्रमुख भाषा है, और इस भाषा का अध्ययन अनुशीलन करना आपके लिए अनिवार्य है। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आज नव उपनिवेशन के उस दौर में भी हमें अंग्रेजी की ये जो चीज है कि वो देखने को मिल रही है ना। वैसे किसी भी भाषा में कोई दोष नहीं होता, अंग्रेजी में भी वैसे इस तरह से कोई दोष नहीं है। लेकिन किसी भाषा को वर्चस्व को बढ़ाने के लिए एक साधन के रूप में स्वीकार कर लिया जा, तो वहां ये जो गड़बड़ी है कि वो पैदा होती है। तो ऐसी ये जो चीज है कि मैं इस संदर्भ में देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। फिलहाल अंग्रेजी को क्या है कि ये जो वैश्विक संस्कृति है कि उसके प्रचार प्रसार के लिए एक माध्यम के रूप में यूज किया जा रहा है, और इसकी शुरुआत हमें उस दौर में प्राप्त होती है। जैसे अनामिका की वो जो कविता है, उस कविता में गुल्लम गुल्ला उन्होंने ये कह दिया है कि अंग्रेजी योम छोड़ती है बम वर्षक विमान। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि उनका वो जो इशारा है तो इस तरफ है। और आगे मैं ये कहना चाहूंगा कि अंग्रेजों ने कॉलोनियलिज्म के उस दौर में यहां कई सारी प्रशासनिक कंपनियों की स्थापना की थी, ठीक तरह से हमें पता है। और इन कंपनियों में काम करने के लिए उन्हें कई सारे लिपिकों की जरूरत थी, क्लर्क्स की जरूरत थी। तो देखते हैं कि बाद में इन लिपिकों की ओर से, उनकी तरफ से एक ऐसा नया वर्ग यहां आ जाता है, और वो वर्ग है मध्य वर्ग। मध्य वर्ग का ये जो उदय है उसका वो आरंभ है कि उस रूप में हमें देखने को मिलता है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि नव उपनिवेशन के इस दौर में मतलब ये जो प्रशासनिक कंपनियां हैं, उन कंपनियों के स्थान पर कई सारे मल्टीनेशनल ये जो कंपनीज है कि वो हमारे सामने आ रही है।
और इन मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने के लिए उन्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जरूरत है, और इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ओर से एक नया वर्ग अब समाज में आने लगा है, और उस वर्ग को हम उच्च मध्य वर्ग कह सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ठीक है कि उपनिवेशन में जो जो चीजें शुरू की गई थी, वो सारी चीजें नए रूप में, नए संदर्भ में हमें नव उपनिवेशन के इस दौर में प्राप्त हो रही है। तो इस ढंग से जब हम सोचते हैं तो बिल्कुल हमें इसका एहसास होता है कि एक ऐसा नैरंतर्य, एक ऐसी अनस्यूतता हमें इस संदर्भ में प्राप्त होता है या प्राप्त होती है। तो मैं आपको बताना ये चाहूंगा, मेरा इशारा थोड़ा इस तरफ है। तो देखिए कि वैसे यहां से कई सारे लोग गिरमिटिया के रूप में दूसरे राष्ट्रों में चले गए थे, ये सही है। तो मैं कहना यह चाहूंगा कि इसके पीछे अभावग्रस्तता एक कारण रही है, गरीबी कारण के रूप में रही है, और साथ ही साथ भूख एक ऐसी विशेष वजह के रूप में रही है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा, एक ऐसी गुलामी, ये जो मानसिकता है, ये जो मानसिकता वो भी उस दौर में काम कर रही थी, और इस मानसिकता की भी वजह से वो लोग वहां चले गए थे। मैं आपको बताना यह चाह रहा हूं कि एक ऐसी मानसिकता हमें नव उपनिवेशन के इस दौर में भी प्राप्त हो रही है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अब भी हम इस तरह से गुलाम बनते जा रहे हैं, है ना। गुलामी की ये जो मानसिकता है, वो मानसिकता उस दौर में भी मौजूद थी, और आज के समय में भी एक ऐसी मानसिकता हमें देखने को मिल रही। ठीक है कि गिरमिटिया का वो संदर्भ है कि वो थोड़ा अलग होता है, शोषण का वो तरीका थोड़ा अलग होता है, और इसके पीछे का वो जो परिदृश्य है वो भी थोड़ा अलग हो सकता है। लेकिन मैं कहना ये चाहूंगा कि ये जो चाहे परिदृश्य में थोड़ा सा वो अंदर नजर आ भी रहा हो, लेकिन स्थितियां बिल्कुल समान दिखाई दे रही है। संदर्भ जो है थोड़ा बहुत मिलता जुलता है ना। ये जो गुलामी की मानसिकता है कि वो यहां काम कर रही। और सर आप देखिए कि उपनिवेशन के उस दौर में कई सारी नई प्रवृत्तियां हमारे सामने आई थी, और इन प्रवृत्तियों के इर्द गिर्द गुलामी की इस मानसिकता को विकसित करने का प्रयास किया गया था। यानी कि हमारे जीवन में कई सारी नई वृत्तियां और कई सारी बातें उस दौर में आ गई थी, और उनके परिदृश्य में इस तरह का एक ऐसा दृष्टिकोण उस दौर में विकसित किया जा रहा था। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि समकाल में नव औपनिवेशिक संदर्भ में इस तरह से कई सारी नई प्रवृत्तियों का आगमन होता रहता है, और खूबसूरत शब्दों में क्या है कि हम उन्हें वैसे ग्लोबलाइजेशन की प्रवृत्तियों के रूप में स्वीकार करते हैं, मीडिया को केंद्र में रखकर विकसित हो जाने वाली प्रवृत्तियों के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इन प्रवृत्तियों के पीछे एक ऐसी मानसिकता को विकसित करने का ये जो प्रयास है वो नजर आता है। जैसे कि मैं कहना चाहूंगा, सर आप देख लीजिएगा, हमारी संवेदनाएं पूरी तरह से विपणन की वस्तुओं में तब्दील होती जा रही है ना। हमारी संवेदनाएं नहीं है ना, रुचि गंध स्पर्श सबके सब वैसे वो हमारी वैसे सहज संवेदनाएं होती है, लेकिन वो सारी संवेदनाएं नष्ट की जा रही है ना। वैसे विज्ञापनों में इस बात को हम पूरी तरह से समझ सकते हैं, है ना। रुचि मतलब केवल वैसे वो एक ऐसी संवेदना नहीं है, बल्कि हम कुकरी शोज में हम ये देख रहे हैं कि वहां उसका उत्सव बन रहा है ना। उसी तरह से गंध था, है ना, उसी तरह से गंध है, स्पर्श है ना। एड में ये दिखा दिया जा रहा है कि जब तक विक्स से मांग का स्पर्श जब तक इस तरह से नहीं होगा, तब तक क्या है कि वो स्पर्श अधूरा रह जाएगा, है ना। विक्स को लेते ही या उसके साथ स्पर्श करते ही वैसे वो बच्चा है कि वो ठीक हो जाता है ना। तो मैं आपसे कहना यह चाह रहा हूं कि विपणन की एक ऐसी मानसिकता हमारी सहज संवेदनाओं में आने लगी है। और उसी तरह से मैं कहना चाहूंगा, मनुष्य को यंत्र में बदलने की वो जो प्रक्रिया है कि वो प्रक्रिया उपनिवेशन के दौर में शुरू की गई थी। आपको पता है, मुझे भी पता है, और गिरमिटिया जो है कि इसके परिणाम के रूप में हमारे सामने है ना। मनुष्य को यंत्र बना देने की वो प्रक्रिया है, वहां शुरू होती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि डिजी मॉडर्निज्म, ऑटो मॉडर्निज्म के इस दौर में मनुष्य को यंत्र बनाने की वो प्रक्रिया है कि वो जारी है
है ना। एक कहानी का उल्लेख मैं करना चाहूंगा, वैसे शीर्षक ठीक तरह से मुझे याद नहीं आ रहा, तो बस उसका सारांश यह है कि एक व्यक्ति है जो मजदूर के रूप में काम करता है और सुबह वो वैसे चला जाता, काम पे चला जाता है, दोपहर को घर आता है, फिर वो चला जाता है, बीच में उसका वो खाना है वो सब हो जाता है। हर दिन वो रूखी सूखी रोटी खाता है, आलू खाता है और इसके सिवा और किसी चीज की कोई जानकारी उसे नहीं है। तो एक दिन क्या है कि निकट का एक सेठ का घर है, वहाँ अच्छा खासा ये जो खाना है कि वो बनता है और इसके घर वालों को वहाँ बुला लिया जाता है और सब वैसे वो मजदूर चला जाता है, लेकिन उसकी बीवी है कि उस दावत में चली जाती है और वहाँ से थोड़ा खाना उसे मिलता है, उसे लेके वो अपना घर आती है और वो ये सोचती है कि इतना अच्छा खाना, इतना बढ़िया खाना मुझे आज मिला है, तो वैसे इस घर में क्या है कि उसे परोसना वो ठीक नहीं है, तो पूरी कुटिया को वो साफ कर देती है और बीच में ये जो बच्चे हैं कि वो खाना मांगते हैं, तब वो औरत ये कहती है कि ठीक है कि पिता को आने दो। तो आखिर दोपहर के वैसे वो मजदूर है कि वो घर आता है, तो पूरी प्रतीक्षा के साथ वो स्त्री वैसे उसके सामने वो खाना परोस लेती है और वो खाता है, खाता चला जाता है, उसके बाद वो हाथ वैसे सब कुछ धो लेता है। तो ऐसे में वैसे उसे बर्दाश्त नहीं होता, वो पूछती है, अरे मैंने तुम्हें इतना अच्छा खाना खिलाया था लेकिन अभी तक तुमने उस बारे में कुछ नहीं कहा। तो वो मजदूर जवाब के रूप में कहता है कि वो खाना इतना बढ़िया था, वो अलग खाना था, मुझे इसका एहसास तक नहीं रहा, क्योंकि इस तरह हर दिन रूखी सूखी रोटी खाने की वजह से उसका वो आदी हो गया था, उसे बिल्कुल पता ही नहीं चला कि आज जो खाना परोसा गया है कि वो खाना एकदम बढ़िया था। तो देखिए कि वो इसी तरह से मशीन होता जा रहा है ना। मनुष्य को वैसे मनुष्य को यंत्र के रूप में तब्दील करने की ये जो प्रक्रिया है कि वो उस दौर में शुरू की गई थी, लेकिन वो प्रक्रिया नए रूप में, नए संदर्भों में आज भी उसी तरह से आगे जाती रहती है। तो यही मैं कहना चाहूंगा। और इसी तरह से देखिएगा डिजिटलाइजेशन के इस दौर में क्या होता है, हमारी भाषा का, प्रज्ञा का, बोध का, विवेक का और संस्कृति का डिजिटलाइजेशन होता है। शैली फिलहाल ऐसा कुछ ऐसी कोई बात नहीं होती है और हमें पता है कि हम अक्सर बताते रहते हैं कि हम स्मार्ट होते जा रहे हैं। तो जरा देखिए यंत्रों के साथ हमारा ये जो संबंध है वही हमारी एफिशिएंसी को निर्धारित करता है। स्मार्ट क्लासरूम का मतलब क्या होता है, अध्यापक की भूमिका वहां थोड़ी कम रहती है। जिस वैसे क्लासरूम पे वो सारी चीजें, वो सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, वही क्लासरूम हमारे लिए स्मार्ट क्लासरूम है। और स्मार्ट किचन का मतलब क्या होता है, इतने सारे इक्विपमेंट्स जिस किचन में हो वहां ये जो स्मार्ट किचन है वही वहां पे स्मार्ट किचन होता है। वहां किसी की एफिशिएंसी महत्वपूर्ण नहीं होती है, बल्कि हम स्मार्ट होने में, यंत्रों के संदर्भ में हमारी ये जो एफिशिएंसी रहती है वही एफिशिएंसी हमारे स्मार्टनेस का कारण बन जाती है। तो जरा देखिए वहां उस दौर में गिरमिटिया का ये जो साम्राज्य चल रहा था, तो सही है कि शारीरिक श्रम का शोषण होता था, सही है, शारीरिक श्रम का शोषण होता था, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा आज हमारे दिमाग का शोषण होता है ना, हमारे दिमाग का शोषण होता है और प्रकारांतर से हमारी प्रज्ञा का, हमारे विवेक का, हमारे बोध का शोषण होता है। अक्सर हम बताते रहते हैं वो लोग गिरमिटिया है, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति फिलहाल दिमागी स्तर पर, मानसिक तौर पर गिरमिटिया होता चला जा रहा है। नहीं कह सकते हैं, मुझे लग रहा है कि गिरमिटिया को हमें उस संदर्भ में लेना चाहिए। ठीक है कि 1935 के आसपास तक क्या है कि पूरी तीव्रता के साथ, पूरी तीक्ष्णता के साथ ये प्रथा चल रही थी, लेकिन यह प्रथा नए संदर्भों को छूती हुई, नए तत्वों को ग्रहण करती हुई अब आगे बढ़ रही है, जिसे किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वैसे मैं एक दो रचनाओं का उल्लेख करके समाप्त करूंगा। जरा देखिएगा कि एक कविता है, वैसे अंजना अधीर आपकी एक कविता है, तो उस कविता में उन्होंने ये लिखा है कि अमेरिका हमारे नस नस में, वैसे हड्डियों में
याद नहीं आ रहा वो पंक्ति, अमेरिका हड्डियों में बस गया है, कुछ इस तरह से है ना, अमेरिका हमारी हड्डियों में बस गया है। और इसी तरह से मैं कहना चाहूंगा, गिरिराज किशोर का एक उपन्यास है अंदर ध्वंस, उस उपन्यास में एक व्यक्ति आ रहा कि उसका वैसे पचौरी, गोविंद पचौरी ऐसा है कि उसका नाम, वो आ रहा है और पूरे घर से उसका लगाव रहता था, पूरे परिवार से उसका लगाव रहता था और पूरी संवेदनाएं वैसे उसके दिल में थी। लेकिन बाद में ऐसा होता है कि अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ करके वो कहीं चला आता है काम करने, वहां कंप्यूटर के साथ काम करते करते उसकी मानसिकता में एक ऐसा वैसा परिवर्तन आ जाता है कि सारी की सारी उसकी संवेदनाएं है कि वो सूख जाती है ना। और वहां ये जो वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहा जो विदेशी है, जो अंग्रेज है, वो कहता है, मैं तेरा इंतजार कर रहा था, मुझे कंप्यूटर से पता चला था कि तू यहां काम करने के लिए बिल्कुल काबिल है। तो जरा देखिए, वहां मनुष्य के रूप में क्या है कि उसको उसे स्वीकारने का प्रयास नहीं किया जा रहा, बल्कि एक यंत्र के रूप में, एक मशीन के रूप में उसको स्वीकारने का प्रयास किया जा रहा। तो वहां गिरमिटियापन नहीं है तो फिर क्या है। और इसी तरह से एक और कहानी है, वैसे पंखुरी सिंह उनकी कहानी है, किस्सा एक कोहिनूर, एक कहानी है। तो उस कहानी में भी आपको पता है, वैसे उस कहानी में ये जो लड़की आ रही है कि उसके मन में पूरा का पूरा क्रोध है, जोश है। वैसे भारत की चीजें भारत के ही लेवल पे पूरे मतलब संसार भर में क्या है, किसी तरह से जानी लेनी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा, भारत की वस्तुएं दूसरे लेवल पे वैसे आ रही है, उसको लेकर के वैसे उसके मन में, उस लड़की के मन में थोड़ी बहुत इस तरह की धारणाएं जाग उठती है। लेकिन अंततः कहानी के अंत में हम ये देखते हैं कि उस लड़की के सामने जब अमेरिका से कोई ऑफर आता है, इसी तरह से इंटर्नशिप का, इसी तरह से मतलब काम के सिलसिले में ऑफर आता है, तो बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे एकदम वो उसे स्वीकार कर लेती है। तो देखिए, मानसिक तौर पर अब भारतीयता के प्रति जो विद्रोह होता जा रहा, उसी को लेकर के उसके मन में कई सारी आशंकाएं हैं, अमर संघर्ष है, द्वेष है, सब कुछ है। लेकिन वैसे वास्तविकता के तल पर जब इस तरह का कोई ऑफर उसके सामने आता है, तो तनिक भी सोचने की उसे आवश्यकता महसूस नहीं होती है। तो मैं कहना चाहूंगा, यही है हमारी ये जो जिंदगी और आज का ये जो संदर्भ है, हमें इसी तरह से बना रहा है और हम इसके अधीन होते जा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत गिरमिटिया ये जो विषय है, उस संदर्भ में यह भी जानना, यह भी महसूस करना और इसे भी समझना हमारे लिए अनिवार्य है। तो अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद।